15 अगस्त 1947 भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की महत्वपूर्ण रस्म और दुनिया और भारत के लिए महत्वपूर्ण तारीख, जब भारत के जीवन में एक नया मोड़ आया। जब 14 अगस्त 1947 को शाम को लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपने हवाई जहाज से मध्य पंजाब के आसमान में साफ तौर पर काले धुएं को देख सकते थे। इस धुएं ने नेहरू के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्षण की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। 14 अगस्त की शाम जैसे ही सूरज डूबा, दो सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफेद सिल्क का पीतांबर, तंजौर नदी का पवित्र पानी, भभूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए गए उबले हुए चावल थे। जैसे ही नेहरू को उनके बारे में पता चला, वह बाहर आए। उन्होंने नेहरू को पीतांबर पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाया। इस तरह की रस्मों का नेहरू अपने पूरे जीवन में विरोध करते आए, लेकिन उस दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी सन्यासियों के अनुरोधों को स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद नेहरू अपने माथे पर भभूत लगाकर इंदिरा गांधी और इसी के साथ फिरोज गांधी, पद्मजा नायडू के साथ खाने की मेज पर बैठे ही थे कि इतने में बगल वाले कमरे में फोन की घंटी बजती है। ट्रंक कॉल की लाइन इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्होंने कॉल पे मौजूद शख्स से कहा कि आपने जो कुछ कहा है उसे एक बार फिर से दोहराइए। जब नेहरू ने फोन रखा तो उनका चेहरा सफेद हो चुका था। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला और उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। जब उन्होंने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वह फोन लाहौर से आया था। वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाके की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकले थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। फोन करने वाले ने नेहरू को बताया कि लाहौर की गलियों में आग लगी थी। नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज रात को आपको देश के सामने भाषण देना है, लेकिन नेहरू जी का मूड उखड़ चुका था। लेकिन करीब रात को 11:45 पर सेंट्रल हॉल में नेहरू जी की आवाज गूंजी। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest. बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वह समय आ पहुंचा है कि हम इस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर है। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त भारत आजादी की सांस ले रहा था। अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण में 2 पंक्तियां अलग से जोड़ी थी। उन्होंने कहा, हमारे ध्यान में वह भाई और बहन जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग पड़ गए हैं और उस आजादी की खुशियां नहीं मना सकते जो आज हमारे पास आई हैं।
वो लोग भी हमारे हिस्से हैं और हमेशा हमारे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत बना, बाद में सदन के अंदर सूट पहने हुए एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंटनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हजारों भारतीय इस पावन बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन के बाहर निकले, मानो हजारों की संख्या में जो आम लोग थे वो उन्हें घेर लेना चाहते थे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, उन्हें ये देखकर ताज्जुब हुआ। दूसरे लोगों की तरह उनकी आंखें भी भर आई थी। वहां पर मशहूर लेखक खुशवंत सिंह भी मौजूद थे, जो अपना सब कुछ छोड़कर लाहौर से दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, हम सब रो रहे थे और अनजान लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। 15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हुजूम के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। मेरा भी जाता रहा, मगर उस वक्त इतना उत्साह था आजादी का कि वो कुछ रोज के लिए तो हमको ख्याल ही नहीं आया। नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आधी रात के थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने के न्योता देने आए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा करके कहा, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने अपना गिलास माउंटबेटन की ओर करते हुए कहा, किंग जॉर्ज, सिस्टम ले लिए। उस वक्त नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इस लिफाफे में वो नाम शामिल हैं जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद माउंटबेटन की हंसी निकल गई, क्योंकि वो लिफाफा खाली था और उस लिफाफे में जल्दबाजी में नेहरू उन दस्तावेजों को रखना ही भूल गए थे जिनका नाम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल था। सुबह 8 बजे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को शाम के दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। भारत के इतिहास में तब तक एक स्थान पर इतने लोग कभी नहीं इकट्ठा हुए थे। माउंटबेटन की बग्गी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वह उनसे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चारों ओर फैले हुए अपार जनसमूह के झुंड को, खंबे के पास बनाए गए छोटे से मंच को भीड़ ने अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, बड़ी मेहनत से बनाई गई विशिष्ट मेहमानों के लिए सभी सिस्टम पूरे लोगों की इस कमल धारा में बह गई थी। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे थे कि उनके बीच में हवा का गुजरना भी मुश्किल था। फिलिप टालबोट अमेरिकन वेनिस में लिखते हैं कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि माउंटबेटन का घोड़ा पिचक कर नीचे गिर गया था। उस दौरान माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामिला 2 लोगों के साथ समारोह को देखने पहुंची थी। नेहरू की पामिला पर नजर पड़ती है और वो चिल्लाकर कहते हैं, भीड़ के ऊपर से फांती हुई ऊपर आ जाओ। अपनी किताब इंडियन रिमेम्बरिंग में पामिला लिखती है, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, मैं सैंडल नहीं उतार सकती थी। नेहरू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपने सैंडल पहने पहने ऊपर आ जाओ, लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि मेरी हील उन्हें चुभेंगी। पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखकर मंच पर पहुंचे,
फिर उनका देखा देखी भारत के अंतिम वायसराय की लड़की अपने सैंडल उतारकर अपने हाथों में लिए और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंच गए, जहां सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल पहले से ही मौजूद थी। एक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि उस वक्त हजारों महिलाएं अपने बच्चे को छाती से लगाए हुए थी। उनको डर था कि कहीं इस भीड़ में उनके बच्चे पिच ना जाए। इसे देखकर पामिला हैरान रह गई और कहने लगी, यह तो बच्चों की बरसात है। उधर अपनी बग्गी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह भीड़ के बीच में खो गए थे। उन्होंने वहीं से कहा, लेट्स ख्वाइश द फ्लैग। वहां चारों तरफ इतने लोग मौजूद थे, वह अपने हाथों तक को नहीं हिला पाए। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली, तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट से ऊपर किया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े खड़े तिरंगे को सैल्यूट किया। उस वक्त लोगों के मुंह से बेहताशा आवाज निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे इतिहास में इससे पहले किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वह इतनी दिली भावना के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। उस दिन उन्हें वह चीज मिली जो न कभी रानी विक्टोरिया को नसीब हुई और न उनकी किसी और संतान को। भारत के इतिहास में किसी अंग्रेज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वह इतनी शिद्दत के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। ये माउंटबेटन की कामयाबी को भारत की जनता का समर्थन था। उस मधुर क्षण को उल्लास में भारत के लोग प्लासी की लड़ाई, 1857 के अत्याचार, जालियांवाला बाग की खूनी दास्तान सब भूल गए थे। जैसे ही झंडा ऊपर गया, पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी आजादी के दिन का स्वागत करने और उसे और रंगीन बनाने की ठान रखी हो। वहां से अपनी बग्गी पर वायसराय हाउस लौटते हुए माउंटबेटन सोच रहे थे कि सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लाखों लोग एक साथ पिकनिक मनाने निकले हो और उसमें से हर एक को इतना आनंद आ रहा हो जितना जीवन में कभी नहीं आया, क्योंकि ये भारत की आजादी की पहली रात थी और इस पहली रात के बाद आजाद भारत के नए सूरज ने जन्म लिया। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया।